हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं विष्णु शर्मा। आज हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण विधियों के पार्ट 3 की। अब तक हमने हिंदी शिक्षण विधियों के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। उनमें से हमने अब तक लगभग 7 शिक्षण विधियों का अध्ययन कर चुके हैं। बात करें उन 7 शिक्षण विधियों की तो अनुकरण विधि, ध्वन्यात्मक विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। इसके अलावा बात करें हम रचनात्मक विधि है, रसास्वादन विधि कहते हैं जिसे। इसके अलावा हम बात करें तो व्यतिरेक विधि है। इसके अलावा बात करें श्रुति लेखन विधि है। इस तरह कुल मिला के हमने अब तक 7 शिक्षण विधियों का अध्ययन कर लिया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम शिक्षण विधियों की जो अगला क्रम है या जो आगे की शिक्षण विधियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम अगली शिक्षण विधि की बात करें तो नंबर 8 की जो शिक्षण विधि है वो है भाषा संसर्ग विधि। देखिए, भाषा संसर्ग विधि को हम अव्याकृति विधि भी कहते हैं। भाषा संसर्ग विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है और इस विधि के अंदर तार्किकता की कमी होती है, क्योंकि इस विधि के अंदर बालक को जो ज्ञान दिया जाता है उसमें व्याकरणिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता है। बात करें भाषा संसर्ग विधि तो भाषा संसर्ग विधि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए उपयोगी विधि मानी जाती है। इस विधि के अंदर बालक को बिना वर्णमाला के ज्ञान करवाए सीधे ही शब्दों का ज्ञान दिया जाता है। यानी कह सकते हैं कि बालक को बिना व्याकरण के अनुभव के सीधे ही रचनात्मक आधार पे या रचना के द्वारा बालक को शब्द और वाक्यों का ज्ञान करवा दिया जाता है, जिससे बालक कम से कम समय में पढ़ना और बोलना सीख जाता है। अब बात करें सबसे पहले भारत में इसके विकास की, तो भारत में सबसे पहले इस विधि का प्रयोग 1992 में लोक जुम्बिश परियोजना के माध्यम से किया जाने लगा या शुरू हुआ। वर्तमान समय में अगर बालक को कम से कम समय में पढ़ना और लिखना सिखाना है तो इसके लिए हम भाषा संसर्ग विधि का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं भाषा संसर्ग विधि के गुण की, तो सीधा सीधा आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बालक को शब्दों का ज्ञान शीघ्रता से देना है या बालक को शीघ्रता से शब्दों का ज्ञान सिखाना है या उनमें ज्ञान पैदा करना है शीघ्रता से शब्दों का, तो हम भाषा संसर्ग विधि का प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करें बालक कम समय में क्या करता है, पुस्तकों को पढ़ना भी सीख जाता है। तो ये दोनों गुण हैं भाषा संसर्ग विधि के। अब बात कर लेते हैं कि भाषा संसर्ग विधि के दोष क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा दोष ये होता है कि बालक बिना वर्णमाला के शब्दों का ज्ञान नहीं सीख सकता है या उनका बिना वर्णमाला के ज्ञान के शब्दों का सीख पाना संभव नहीं है। आगे दोष की बात करें तो ये है कि इस विधि के अंदर बालक को व्याकरण ज्ञान नहीं मिल पाता है या वो व्याकरण का ज्ञान नहीं सीख पाता है। ये दोनों ही दोष माने जाते हैं भाषा संसर्ग विधि के। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगली विधि की बात करते हैं, तो वो विधि है समवाय विधि। देखिए, समवाय का मतलब होता है सहयोग, इसलिए समवाय विधि को हम सहयोग विधि भी कह सकते हैं। समवाय विधि को अगला नाम दें तो समवाय विधि को हम जीवन केंद्रित विधि भी कह सकते हैं। समवाय विधि की व्यवस्था के अंदर एक बालक को सामाजिक, धार्मिक, औद्योगिक क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा प्राप्त की जाती है। इसके द्वारा बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने सामाजिक जीवन में तथा व्यवहारों को समझते हुए जीवन में संतुलन का स्थापना कर पाता है या जीवन में संतुलन स्थापित कर पाता है। सर्वप्रथम इसका विचार की जो दिया है समवाय विधि का, वो 19वीं सदी के अंदर फोरवेल के द्वारा दिया गया था और उन्होंने इस विधि को जीवन केंद्रित विधि माना। उनके विचारों के बाद 20वीं सदी के अंदर जॉन डेवी आए और उन्होंने
समवाय विधि को सामंजस्यकरण की शिक्षा माना। उनका मानना था कि सामाजिक वातावरण में यदि संतुलन बनाए रखना है तो वह सामंजस्यकरण की विधि के माध्यम से ही हो सकता है। इसी क्रम में आगे फिर जॉन डेवी के विचारों से प्रभावित हुए और थॉर्नडाइक है, स्किनर है, गेट्स है आदि जो विद्वान हैं उन्होंने भी समवाय विधि के विचारों को अपनाया और उन्होंने कहा कि तत्कालीन वातावरण तथा समसामयिक जो परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा के व्यवस्था में समवाय विधि को अपनाना चाहिए। इसी प्रकार भारत के दार्शनिक हुए महात्मा गांधी, उन्होंने भी बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा के अंदर समवाय विधि को अपनाया है। बेसिक शिक्षा हो या बुनियादी शिक्षा हो, दोनों जो शिक्षा है वो एक ही है, ठीक है। उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। इसको हम वृद्धा योजना के नाम से भी जानते हैं। तो इस योजना के अंदर भी उन्होंने जीवन केंद्रित विधि को ही माना है कि बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाए या इस विधि के माध्यम से शिक्षा दी जाए कि उनको अपने सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में भी पता चले, ठीक है। और इसी के लिए जब 1937 के अंदर गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा को अपनाया तो उनकी इस शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम उनके जो मित्र थे ज़ाकिर हुसैन, उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया और उनके प्रयासों के चलते हुए आगे 1939 के अंदर जो समवाय विधि है इसको भारतीय शिक्षा के अंदर शामिल कर लिया गया। इसी क्रम में आगे हम अगली विधि को लेते हैं, वो है सैनिक विधि। देखिए, सैनिक विधि को हम भाष्य विधि भी कहते हैं, सैनिक विधि को हम स्मरण विधि भी कहते हैं, सैनिक विधि को हम स्वर्ण भाष्य विधि के नाम से भी जानते हैं। बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब अमेरिका के अंदर सैनिकों की कमी आ गई थी तो उस समय अमेरिकी सरकार ने कई सैनिकों को सेना में भर्ती कर लिया, लेकिन वे कई सैनिक उनमें से क्या थे, अनपढ़ थे। यानी जब आवश्यकता थी सैनिकों की तब उन्होंने अनपढ़ सैनिकों को भर्ती कर लिया अपनी सेना में, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद में उन्होंने विचार किया कि अब हम इन सैनिकों का क्या करें। तो उनको निकाल नहीं सकते थे और वो अनपढ़ थे तो अपने विचारों का संप्रेषण भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए अमेरिका के सरकार के अंदर जो सैनिक अधिकारी थे उन्होंने पेज और ब्लूम नामक जो विद्वान थे उनके विचारों को आधार मानते हुए या उनके विचारों को आधार मानते हुए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया और उसका नाम था ASTP यानी आर्मी स्पेशलाइजर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये चलाया गया और इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया कि जो अमेरिका के अनपढ़ सैनिक थे उन अनपढ़ सैनिकों के 15 और 20 सैनिकों का ग्रुप बना लिया और उन 15-20 सैनिकों के ग्रुप को मौखिक रूप से भाषा पढ़ना सिखाया जाता था कि मौखिक रूप में आपको भाषा कैसे पढ़नी है, कोई अगर बोले तो उसके विचारों को समझना कैसे है, ये उनको मौखिक रूप से सिखा दिया गया। तो तब से ही सैनिक विधि का प्रचलन हो गया और आज भी मौखिक रूप में यदि शिक्षा दी जाती है तो वह विधि सैनिक विधि, स्मरण भाष्य विधि या फिर स्वर्ण भाष्य विधि के नाम से जानी जाती है। तो ये थी सैनिक विधि। इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं तो अगली विधि आती है द्विभाषी विधि। देखिए, नाम से पता लग रहा है द्विभाषी विधि, जैसे कि द्वि और भाषी दो शब्द हैं, द्वि यानी दो और भाषी यानी भाषा, यानी दो भाषाओं की विधि अगर है तो वो है द्विभाषी विधि। यह विधि भाषा शिक्षण की एक नवीन या फिर नवाचारी विधि मान सकते हैं। इसमें भाषा को सिखाते समय अलग अलग भाषाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है या अलग अलग भाषा के शब्दों और वाक्यों को नहीं सिखाया जाता है, बल्कि दोनों भाषाओं के शब्द, दोनों भाषाओं के वाक्यों को एक साथ सम्मिलित करके और फिर बार बार बालकों को अभ्यास करवाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बालक दो भाषाओं को एक साथ सीखता है तो उसे सीखने में परेशानी नहीं होती है और वो रोचकतापूर्ण तरीके से भाषा को सीख जाता है, सरल वे में सीख जाता है, शीघ्रता से सीख जाता है।
तो अगर इस तरह से हम भाषा सिखाते हैं, दो भाषाओं को एक साथ सम्मिलित करके सिखाते हैं, तो वह विधि मानी जाती है द्विभाषी विधि। भाषा का वाक्य बनाना सीख जाता है इसके माध्यम से, और मौखिक रूप से बालक वाक्य को बोलना भी सीख जाता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको कि अगर मान लो दो भाषाओं के शब्द हैं या वाक्य हैं, तो बालक को किस तरह से हम समझाएं कि वह एक साथ दोनों ही भाषाओं को सीख जाए और उसे सहज और सरलता से सीखे। तो जैसे मान लो बालक को सिखाना है लो आम, अब इसको बालक को अंग्रेजी में सिखाना है टेक मैंगो, तो बालक को हम सीधे कहेंगे टेक मैंगो नहीं समझ पाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों भाषाओं के शब्दों को सम्मिलित करके और फिर सिखाते हैं, धीरे धीरे बालक को अभ्यास करवाते हैं। और जब बालक धीरे धीरे अभ्यास करता है तो कुछ दिनों के बाद वह हिंदी से अंग्रेजी भाषा के शब्दों को भी सीख जाता है। जैसे लो आम शब्द है हिंदी का, अब बालक को सिखाना है लो आम, कुछ दिन कहेंगे लो आम, बालक सीख जाएगा कि किसके लिए बात हो रही है। कुछ दिनों बाद हम क्या करेंगे कि आम की जगह मैंगो वर्ड यूज़ करेंगे जो कि अंग्रेजी का है, तो बालक को कहेंगे लो मैंगो, तो बालक ये समझेगा कि आम को मैंगो कहते हैं। ठीक है, कुछ दिन तक हम ये अभ्यास करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब बालक ये सीख जाएगा कि मैंगो किसे कहते हैं, फिर हम लो की जगह टैक रख देंगे, टैक मैंगो कहेंगे बालक को, और बालक बार बार उसका अभ्यास करेगा तो बालक को ये पता लग जाएगा कुछ दिनों बाद में कि लो आम अगर इंग्लिश में बोलना है तो उसको टैक मैंगो कहते हैं। तो इस तरह से बालक दोनों भाषाओं को सहजता से सीख जाता है। ये तो दो भाषा के शब्दों को सीखने के लिए प्रयोग था इसका। इसी तरह कई बार क्या होता है कि इस विधि का उपयोग उस समय भी किया जाता है जब एक वक्ता एक बहुत बड़े श्रोता के समूह के अंदर किसी विचारों को प्रस्तुत करना चाहता है, लेकिन श्रोता की जो शब्द है या श्रोता की जो भाषा है वो अलग है, और जब भाषा अलग रहेगी तो श्रोता क्या होगा, वक्ता के विचारों को समझ नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में जब वक्ता और श्रोता दोनों की भाषा अलग अलग होती है तो दोनों की भाषाओं को समझने वाला एक द्विभाषिया काम करता है, जो दोनों भाषाओं को समझता है, दोनों के अर्थ को समझता है। तो वह द्विभाषिया क्या करता है कि पहले वक्ता के विचारों को सुनता है, सुनने के बाद श्रोता की भाषा में वक्ता के विचारों को ट्रांसलेट करके श्रोता को प्रस्तुत करता है। तो इसलिए या इस आधार पर श्रोता वक्ता के विचारों को समझ जाता है और वह सीख लेता है। तो इस तरह यदि हम बालकों को दो भाषाओं को सिखाना है, दो भाषाओं की विचारों को एक साथ बालक को सिखाना है, तो उस समय हम एक विधि प्रयोग में लेते हैं, तो वह विधि होती है द्विभाषी विधि। तो इस तरह आज हमने बात की द्विभाषी विधि की, आज हमने बात की समवाय विधि की, आज हमने बात की सैनिक विधि की, और आज हमने बात की भाषा संसर्ग विधि की। तो इस तरह से हमने आज 4 विधियों का अध्ययन किया, और अब तक हम कुल 11 हिंदी शिक्षण विधियों की बात कर चुके हैं, विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं, समझ चुके हैं किस तरह से हिंदी शिक्षण के अंदर इन भाषा विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम फिर आगे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।